जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनवायरनमेंट के हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखो, नाम में छिपा हुआ है। डाइवर्सिटी एक तरह की विविधता, लिख भी रखा है ऊपर। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी कि फैलाव एक तरह से। और बायो का मतलब लाइफ, यानी कि जो जीवित हैं चीज़ें, उनका फैलाव। तो विश्व भर में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ मिलती हैं, ठीक है, और मिलती भी हैं, आप देख सकते हैं। देखो, धरती दिखा रखी है उन्होंने, इस पर तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ है अवेलेबल। तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और अब इसकी डेफिनेशन जो है आपके सामने, जैव विविधता से अभिप्राय धरती पर जीवन की संपूर्ण विविधता से है, अर्थात धरती पर पाए जाने वाले सभी सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे एवं जंगली जानवरों का जोड़ ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, तो ये है अब। और डेफिनेशन और एक है आनुवंशिक, प्रजातीय एवं पारितंत्र विविधता। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के स्तर। तो पहला है जेनेटिक या आनुवंशिक, फिर है प्रजाति यानी स्पीसीज, पारितंत्र यानी इकोलॉजिकल। तो आइए इनको देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में भी जीन्स मिलते हैं। जीन्स आपने सुना होगा, साइंस वाले तो इसमें थोड़ा डीप में भी जा चुके होंगे। तो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी जान लें कि हमारे जैसे डीएनए होता है, ठीक है, उस पर जीन्स वगैरह भी होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और जीन्स अगर डोमिनेट करते हैं तो वही आधार बनता है हमारी हाइट का, कि कोई व्यक्ति लंबा होगा या नहीं, कोई व्यक्ति गोरा होगा या नहीं, आंखें भूरी होंगी या काली। ठीक है, कौन सा एलील या कौन सा जीन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीन्स होते हैं, हमारी सबकी बॉडी में होते हैं, जो भी चीज़ें लिविंग है। तो अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब समझिएगा कि स्पीसीज़ तो हम एक लेके चलते हैं। ठीक है, एक ही स्पीसीज़ है। जैसे एप्पल की कोई एप्पल एक स्पीसीज़ है, ऐसे ही बनाना एक स्पीसीज़ है, ऐसे ही मैंगो एक स्पीसीज़ है, लेकिन उसकी वैरायटीज़ बहुत अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा खेतों में जो हम किसान हैं वो अलग अलग वैरायटी लगा लेते हैं, गेहूं की या चावल की। तो कोई वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे देती है, ठीक है, ज़्यादा किलोग्राम्स में निकल जाता है 1 एकड़ से हमारा गेहूं, और कोई वैरायटी कम उत्पादन दे देती है। ठीक है, तो ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जीन्स में कुछ ऐसा चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बीटी कॉटन एक वैरायटी थी, है ना, जो बहुत पहले आई थी, और उसमें क्या किया गया था, बैक्टीरिया का कोई जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी पैदावार बढ़ गई थी, डिजीज़ से लड़ने की शक्ति बढ़ गई थी उससे उसकी। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? स्पीसीज़ तो हमने एक ले ली, मान के चलो हमने मैंगो ले लिया, और उसकी वैरायटी बहुत सारी है। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स ओनली। तो आनुवंशिक हमने चेंजेस करे, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बन गई। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गया? स्पीसीज लेवल पे, यानी कि अब हम जीन से ऊपर की बात करेंगे, ऊपर की बात पर चले गए हैं, और अब हमें स्पीसीज दिखाई देंगी बहुत सारी। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, गायें दिखाई दे रही हैं, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, शेर है, चूहा, हाथी, हम लोग आदमी हैं, अनाज देने वाले पौधे हैं, दूसरे पौधे हैं, और बैक्टीरिया है, वायरस है। तो बहुत सारी स्पीसीज़ हो गई भिन्न भिन्न प्रकार की। तो ये सभी मिला करके क्या बोलेंगे हम? इनको स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बोलेंगे। आगे देखिए क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये इन सबसे बड़ी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएंगे, ये इकोसिस्टम के बेस पर जो डाइवर्सिटी बनती है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है। और इकोसिस्टम हमने कई प्रकार के पढ़े थे पिछले चैप्टर में। ठीक है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा अब, क्योंकि हमने सारा के सारा इकोसिस्टम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ा था, मैराइन इकोसिस्टम या ओशन वाला जो इकोसिस्टम है वो देखा था।
ठीक है। इसके अलावा हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ट्री इकोसिस्टम वगैरह वगैरह सब देख लिए थे। तो उनकी जो डाइवर्सिटी है उनको मिला करके बनेगी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए, बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का जैविक भूगोलीय वर्गीकरण। तो इसमें आपने फ्लोरिस्टिक रीजन्स ऑफ इंडिया को याद रख लेना है। हमारे पास पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, गंगा के मैदान है, मालाबार है, ठीक है, असम या ये कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, और दक्षिणी भाग, लेकिन असम इन्होंने पर्टिकुलर लिखा है क्योंकि ये बारिश के लिए आपको पता है प्रसिद्ध है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था और बाद में मानसीराम, ठीक है, कुछ तो ये प्रसिद्ध है बारिश के लिए, इसलिए असम लिखा है। बाकी दक्षिणी भाग हमारा प्रसिद्ध है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है नीचे की तरफ है, भारत से नीचे, मतलब श्रीलंका से भी आप कह लीजिए राइट साइड में पड़ेगा। नक्शे में चेक कीजिएगा एक बार। फिर देखिए, पश्चिमी हिमालय के बारे में इन्होंने लिख दिया है कि यह कुमायूं से कश्मीर तक फैला है, 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, और यहाँ पर चीड़, कोणधारी वृक्ष वगैरह मिलते हैं, ठीक है। 3700 से लेकर 4600 मीटर की ऊंचाई है, और यहाँ पर फिर ऊंचाई पर क्या मिल रहे हैं, फर मिल रहा है, जूनिफर वृक्ष मिल रहे हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर हिम क्षेत्र मिलता है, ठीक है, बर्फ़ वगैरह मिलेगी। फिर पूर्वी हिमालय है बच्चों, जो कि सिक्किम का भाग व पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं इसमें। इस शीतोष्ण क्षेत्र में जायफल, ओक, द्विफल, सदाबहार पेड़ वगैरह वगैरह मिलते हैं। तो आप इसमें से कम 2 जरूर याद रख लें। 1800 मीटर की ऊंचाई तक शीशम, साल, खैर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 3600 मीटर की ऊंचाई पर बलूत, चंपा, बांस के पौधे भी मिलते हैं। लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई से ऊपर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र में जूनिपेरस वनस्पतियां मिल जाती हैं। गंगा के मैदान, जो कि गंगा नदी बनाती है, उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये मैदान। क्यों? क्योंकि गंगा जो है जब पहाड़ों से निकल कर के आती है तो अपने साथ स्पीडली, बहुत स्पीड में चलती है वहाँ से पहाड़ों से नीचे की तरफ, तो साथ में कुछ मिट्टी भी इकट्ठा करके आगे की तरफ ले आती है, और प्लेन एरिया में आगे इसकी स्पीड जो है घट जाती है, वेलोसिटी घट जाती है। तो वहाँ पर ये जो उपजाऊ हम मृदा अपने साथ ला रही होती है वहाँ बिछा देती है, ठीक है। इसलिए बड़ा उपजाऊ होता है ये क्षेत्र, जो प्लेन एरिया है जहाँ पर गंगा जो मृदा है अपने साथ लेकर आती है वो बिछा देती है। 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा है इस क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती वनस्पतियाँ मिलती हैं। आम, अशोका, सुपारी के वृक्ष मिलते हैं। नीम नीचे की तरफ मिल जाएगा, पीपल, कीकर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मालाबार का जो क्षेत्र है ये गुजरात का जो है क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक दक्षिण में वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। 4-5 प्रकार की वनस्पति यहाँ मिलती है। पेड़ हैं सागौन, मिशेला, डलब्रेगिया, लाटीफिला व बांस। फिर क्षेत्र में मिश्रित पहाड़ी वन, मैंग्रोव वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये मिलते हैं। असम में आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश होती है भाई, 1000 से 1500 सेंटीमीटर तक। मुख्य वृक्ष यहाँ पे चंपा, साल, डिप्ट्रोकर्पस, मैक्रोकर्पस, अंजीर, बांस, चीड़ वगैरह वगैरह मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ब्रह्मपुत्र आदि घाटियाँ जो हैं ये क्षेत्र भी मिलते हैं असम साइड या नॉर्थ ईस्ट में कह लीजिए। फिर दक्षिणी भाग, इस क्षेत्र में दक्षिणी भारत के सभी भाग आते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर की है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हैं, ठीक है। प्रमुख वनस्पति चंदन है, कत्था है, लौंग है, काली मिर्च। अंडमान, इस क्षेत्र में लंबे सदाबहार वनस्पति वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति भारत और मलाया वनों का मिश्रण है। इस क्षेत्र में सदाबहार, दलदली, पर्णपाती वन व नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वार्षिक वर्षा या वन जो हैं वो आपको थोड़े थोड़े याद रख लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको भारत का जो है जैविक भूगोलीय वर्गीकरण याद हो जाएगा। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसके फ़ायदे अनेक हैं। देखिए, पहला, औषधियाँ मिलती हैं अभी। विश्व की लगभग 72% आबादी दवाइयों के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करती है। पेनिसिलिन, जिसे एक रोग प्रतिरोधी के तौर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फफूंद जिसे पेनिसिलिन कहते हैं प्राप्त किया जा सकता है
ये एक मिनट कहाँ चला गया, यस। उदाहरण के तौर पर क्विनीन, जिसे मलेरिया के क्विनीन होता है QUINONE, मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए टैक्सोल हमें यू नामक पेड़ से मिलता है, उसकी छाल से मिलता है। ये रेस्परीन होता है, ठीक है। रेस्परीन एक केमिकल है जो हमें सर्पगंधा नामक पौधे से मिलता है। अभी भी जंगली पौधों से बहुत अधिक उपयोगी औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। उत्पाद में वही है, पशुओं और पौधों से हमें उत्पाद मिलता है जो हम बाज़ार में बेच लेते हैं। पशुओं से आप दूध निकाल सकते हैं, चमड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से पौधों से हमें बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। कच्चा माल उद्योगों के लिए हमें जैव विविधता से मिलता है, ठीक है। इसी तरह से मछलियाँ, मांस, झींगे, इनसे बनी हुई वस्तुएं तैयार कर हम बाज़ार में बेचते हैं। आगे है ईंधन। अब वन ईंधन का बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साधन है। पुरातन काल से ही मनुष्य पेड़ पौधों से प्राप्त ईंधन, जिसका उपयोग खाना बनाने में करता रहा है, लकड़ी यूज़ करता रहा है पहले, ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला, ये आपको पता है कि इनमें हज़ारों साल लग जाते हैं इनके बनने में, ठीक है। ये भी हमें मिल जाते हैं। और देखिए फूड, भोजन हमें प्राप्त होता है, फ्रूट्स हमें मिलते हैं, तो उनके दम पे ही हम जीवित हैं, यानी पेड़ पौधों के दम पर हम जीवित हैं। जंगल में तो जितने भी एनिमल्स रहते हैं, निवास करते हैं, वो इन पर टोटली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आगे देखिए फाइबर, रेशे। पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियां जैसे नारियल, कपास, जूट इत्यादि हमें रेशे प्रदान करती हैं। भेड़ों से हमें मिलता है रेशा, आप लोगों को पता है, ऊन मिल जाती है हमें। और रेशम के कीड़े पालते हैं, ठीक है। रेशम उद्योग, तो रेशम प्राप्त होता है, रेशम के कपड़े बनते हैं। तो इन कीड़ों को पहले खिलाया पिलाया जाता है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर इनको गर्म पानी में डाल के उबाल के मार दिया जाता है, और बाद में फिर रेशम तैयार होती है, यानी कि स्किन ऊपर की उतार ली जाती है, रेशम उतार ली जाती है। तो इनको मरना पड़ता है, तब जाके हमें रेशम मिलती है। जैव विविधता, गैर संसाधन मूल्य। अब ये तो वैल्यू तो हमने देख ली। अब नॉन रिसोर्स वैल्यू के ऐसी वैल्यू नहीं देखेंगे अब हम जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, लेकिन मेंटली हमें कुछ अच्छा लगने वाला है, ठीक है। एथिकल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, ऑप्शन वैल्यू है। तो एथिकल वैल्यू में क्या है, देखो जैव विविधता के विनाश के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क नैतिकता है, यानी कि नैतिकता की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। जैव विविधता में नैतिकता सभिप्राय है। जैव विविधता के प्रति व्यवहार में एक संहिता बनना, मतलब मैं ऑलरेडी बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप गार्डन में या पार्क में बैठे हो और आपको कोई काम नहीं है, तो आप क्या करते हो, आसपास कोई पेड़ है, उसके छोटे मोटे जो पत्ते हैं उनको तोड़ लिया, उसको और तोड़ दिया, काट दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, डाली तोड़ दी पेड़ की। कुछ नहीं करने को है आपके पास, तो आप ऐसा काम कर देते हैं कई बार। तो ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके अंदर नैतिक मूल्य है, एथिकल वैल्यू है आपके अंदर, ठीक है। देखिए वो पेड़ का जो पत्ता है वो ऑक्सीजन देने में लगा हुआ है, ठीक है, अपना खाना बना रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और आप अगर बेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं गार्डन में, पार्क में, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको ये नहीं करना कि वो जो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है तो उसी को तोड़ दिया। उसने आपको कुछ नहीं कहा, वो आपको उल्टा ऑक्सीजन दे रहा है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ये एथिकल वैल्यू होगी अब आपके अंदर, और कोशिश मेरी यही है कि आपके अंदर ये वैल्यूज़ क्रिएट की जाएँ, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ सारी आपके अंदर भरी जाएँ। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। भारत के अधिकांश घरों में देखो पीपल, तुलसी, ये पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। अब पीपल का पेड़ तो खैर कोई नहीं लगा रहा, इतनी जगह ही नहीं बची है, लेकिन तुलसी फिर भी लगाते हैं। लेकिन पीपल के पेड़ जहाँ भी है उसको काटा नहीं जाता, ठीक है। सरकार को कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना है, रेलवे लाइन निकालनी है, सड़क बनानी है, तो बात अलग है, पीपल के पेड़ को काट दिया जाता है तब। लेकिन फिर भी लोग विरोध करते ही हैं, पीपल का पेड़ इतनी आसानी से काटा नहीं जाता है। तुलसी भी हमारे आंगन में हम लगा लेते हैं, और उसके पत्ते तभी तोड़े जाते हैं जब उसका हमें कुछ यूज़ करना होता है, चाय में डालनी है मान लो, या कोई और यूज़ करना है, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। पुराने ज़माने में तो बल्कि ये होता था कि तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर उसे नमन करते हुए आज्ञा लेते थे मन ही मन कि आपके पत्ते मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तुलसी माता कृपा करके मुझे इजाज़त दें, कृपा करके अपने पत्तों में जो आपकी मेडिसिनल वैल्यू है वो बनाए रखें। और फिर पत्ते तोड़े जाते थे, यूज़ किया जाता था।
अब आजकल तो खैर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे भारत के लोग हैं वो तुलसी और पीपल से आज भी प्यार करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं इनकी। अब पीपल का क्या है कि रात को भी ऑक्सीजन दे देता है, तो फिर पूजा क्यों ना हो। आज हम पौधों व पशुओं के राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानते हैं, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर व चीता राष्ट्रीय पशु है। तो आज भी लोग वनों में वन्य जीवन से निकट रूप से संबंधित हैं। तो मोर और चीता को भी कोई मारता नहीं है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है। अब तो हम किसी भी पशु पक्षी को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हुए मिलते हैं तो गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। अभी तक देखिए सलमान खान भुगत रहा है ना, काला हिरन मारा था, हालांकि वो बच गया किसी तरह से, लेकिन जो भी किया उसने वो गलत ही हुआ। तो उम्मीद करेंगे कि आप एनवायरमेंटल नॉलेज बटोरने के बाद ऐसा कोई काम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू भी है बच्चों, जैव विविधता का आध्यात्मिक महत्व भी है। दूर क्षेत्रों के लोग आकर अपना समय व धन ऐसे जंगली क्षेत्रों में लगाते हैं, यहाँ वे जैव विविधता के आध्यात्मिक रूप का अनुभव कर सकें। इस प्रकार के पर्यटन का पर्यावरण पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के पर्यटन को पर्यावरण पर्यटन कहा जाता है। तो ये इसकी एस्थेटिक वैल्यू है। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मंसूरी जाते हैं घूमने, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ एक साथ साथ दिखाई देते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। अब कंपैरेटिवली हमारे हरियाणा में इतना ग्रीनरी है नहीं, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि प्लांट्स ट्रीज़ लगाते रहें और उनकी संख्या को बढ़ाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बस कालेसर एक वन है, वन क्षेत्र है जो कि यमुनानगर में है, बाकी पंचकुला से आगे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो इलाका है आगे हिमाचल का ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास वन क्षेत्र हरियाणा में काफ़ी कम है, और इसीलिए हमें प्लांट्स तोड़ने नहीं हैं, लगाने हैं, ठीक है। तो आगे देखिए सोशल वैल्यू भी है। जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण वनों में रहने वाले आदिवासी अपने प्राकृतिक आवास पर घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, तो जिससे उनका सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न हो गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के या वनवासियों के सामाजिक जीवन की रक्षा करें तथा ऐसी कार्यवाही ना करें जिससे उनके प्राकृतिक निवास का सामाजिक ताना बाना नष्ट हो जाए। तो ये भी एक वैल्यू होगी अगर हम, क्योंकि देखिए जंगल ही नहीं रहेंगे तो बेचारे जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स का क्या होगा। आगे देखिए ऑप्शन वैल्यू है। तो जैव विविधता के ऊपर वर्णन किए गए सभी उपयोगों के अतिरिक्त हमारी जीवन शैली को सुधारने में भी विशेष योगदान है। तो पहला देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि हाथी दांत मिल गया, चमड़ा मिल गया, मोती, भोजन, ठीक है, ये सब गलत नहीं है, लेकिन गलत तब नहीं है। देखिए हाथी का दांत अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तब होना चाहिए जब हाथी नेचुरली मर जाए, नेचुरल उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद ठीक है आप उसका हाथी दांत आप तोड़ लीजिए, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भैंस मर गई है उसके बाद आप उसकी चमड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हाथी दांत के चक्कर में हाथी को मार देना, या राइनोसिरोज को मार देते हैं लोग, उसका एक जो दांत होता है, दांत नहीं होता, उसका जो हॉर्न होता है बच्चों, एक सींग वाला आपने देखा होगा रीनो, तो उसको वो काटने के चक्कर में, तोड़ने के चक्कर में उसको मार दिया जाता है। तो वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। वो नेचुरली मर गया, उसके बाद ठीक है आप कर लीजिए जो भी आपको करना है इस्तेमाल उसके कोई बॉडी का पार्ट, लेकिन उसको मार देना सही नहीं। ये पृथ्वी पर उपभोक्ता का कार्य करते हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स की जड़ों में मिलते हैं, नोडुल्स में, जैसे कि मटर की जड़ों में मिल जाएंगे, ठीक है, अल्फाल्फा प्लांट है उनमें मिल जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और देखिए इनका उद्योगों में शराब, सिरका आदि बनाने में उपयोग होता है, ईस्ट का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। ये प्रकृति में अपघटन का कार्य करते हैं, आपको बता दिया था, ठीक है। अपघटन यानी डिकम्पोज कर देते हैं, जो टॉप कार्निवोरस है उनके मरने पर उनको डिकम्पोज कर देते हैं। बाकी कोई और भी मरता है, पूरी तरह से उसका ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि जो है एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड ना हो, उसमें बदबू ना हो, उनको ख़त्म करते हैं ये डिकम्पोजर्स। पेड़ पौधों के आर्थिक महत्व तो है ही है, हमें गोंद मिलता है, लकड़ी मिलती है, ठीक है, लेकिन लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा काटी जा रही है,
बहुत ज़्यादा जंगल का कटाव होना हमारे लिए, पृथ्वी के लिए सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये ग्लोबल लेवल पे हो सकती है, ठीक है, विश्व स्तर पे, फिर नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पे, फिर लोकल लेवल पर हो सकती है, स्थानीय स्तर पे। तो ग्लोबल लेवल पे देखो, इस पृथ्वी के ऊपर जीवों की लगभग 5.5 करोड़ प्रजातियां विद्यमान हैं, लेकिन इनमें से 1.6 करोड़ की ही अब तक पहचान हो सकी है, जिनमें लगभग 8 लाख प्रजातियां तो कीड़े मकोड़ों की हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि हर एक चीज़ का महत्व है, इम्पोर्टेंस है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो मान लो आप सोच रहे हो कि भैया, अब सोच के देखो डियर ख़त्म हो जाए अगर, ठीक है, जंगल से पूरे का पूरा जो हिरणों का ग्रुप है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, तो उसका प्रभाव आप कहोगे हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो धीरे धीरे पड़ेगा बच्चों, फ़र्क पड़ेगा पक्का। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फूड वेब, फूड चेन ये करा दिए थे, तो वहाँ से एक चीज़ अगर गायब होती है तो वो फूड वेब या फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। फूड चेन तो डिस्टर्ब पूरी तरह ही हो जाएगा और फूड वेब पे भी असर पड़ेगा, और इनका फिर फ़र्क जो है अल्टीमेटली एक ना एक दिन आदमी पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए कीड़े मकोड़ों की भी वैल्यू है। आप ये ना सोचें कि उनको आप बिना मतलब के मारते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों से बात करते हुए कहता हूँ कि आप जो है हनी बीज को, वो बैठी हुई है अगर उसको मत मारें। ठीक है, उल्टा वो अगर आपके घर में आ गई है, या येलो वास्प जो भीड़ बोलते हैं हम उसको, वो आ गई है घर में, तो उसको रास्ता दें निकलने का। ठीक है, वो गलती से आ गई है और शीशों से निकल नहीं पाती है, तो शीशा खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें थोड़ी देर, उनको जाने दें, मारे मत। आगे देखिए 3 लाख प्रजातियां हरे पौधों की हैं, लगभग 3,60,000 प्रजातियां सूक्ष्म जीवों की हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है पृथ्वी की सतह के केवल 7% भाग पर ही हैं, परंतु ये पौधों व पशुओं कुल जनसंख्या के 50% से अधिक भाग का निवास स्थान है। यहाँ पे रहते हैं ये पशु वगैरह सब। ठीक है, पक्षी रहते हैं, पौधे रहते हैं। विश्व की आधी से भी अधिक जैविक विविधता इन्हीं उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है हमारे लिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, इन जीवों पर वनों के काटने का बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि इनके निवास स्थल या स्थान काट दिए जाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगे। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं हमारे पूरी पृथ्वी से। हमें इस प्रकार विलुप्त होने की सही दर तो ज्ञात नहीं, परंतु एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में प्रतिदिन 1 से लेकर 137 तक प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। मतलब 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, 137 भी हो सकती हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी या अकेडमी की रिपोर्ट के अनुसार वर्षा वनों की 1000 वर्ग मील पट्टी में फूलों के पौधों की लगभग 1500 प्रजातियां, वृक्ष की 750, स्तनधारियों की 125, पक्षियों की 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेशनल लेवल पे भी बहुत कुछ मिलता है। आइए देखते हैं, हमारा देश भी जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ तो बहुत कुछ है भाई, हमारे देश जैसा तो कोई देश ही नहीं है बच्चों। ठीक है, जैसे आपको बर्फ़ अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, वर्षा बहुत आपको अच्छी लगती है, बारिश, तो आप असम में चले जाइए। ठीक है, और धूप देखनी है तो धूप एंजॉय तो कोई करता नहीं खैर, लेकिन फिर भी अगर आपको धूप अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली राजस्थान में जा सकते हैं, मरुस्थल देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, थार मरुस्थल। और इस प्रकार से नीचे बहुत सारे मंदिर हैं हमारे साउथ इंडिया में, वहाँ जा सकते हैं आप। आपको समंदर देखना है तो आप साउथ इंडिया में जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है हमारे देश में, सारी ऋतुएं आ जाती हैं। ठीक है, गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, बसंत, सब कुछ है हमारे देश में। तो फिर भी लोग जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप वहाँ ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कम से कम इंग्लैंड तो मत जाइए। इंग्लैंड पहले ही 200 साल तक हम पे राज करके गया, गुलाम बना के रखा हमें। अब हमारे जो बच्चे हैं खुद ही इंग्लैंड जा रहे हैं कि पाउंड मिलेगा वहाँ पे, 1 पाउंड में 102 रुपये या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको लगता है वो फ़ायदा है। अब वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं उन्हीं अंग्रेज़ों की। ठीक है, मतलब पहली प्रेफरेंस आपकी इंग्लैंड बिल्कुल ना हो, आप अगर जाने के इच्छुक हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें भारत में ही कुछ बढ़िया कर सकें अगर आप, तो बड़ी अच्छी बात होगी।
चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,591 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वें स्थान पर आता है। इसको जैव विविधता की दृष्टि के कारण इसका दक्षिण एशिया में स्थान महत्वपूर्ण है। विश्व के 12 महा जैव विविधता वाले देशों में से यह एक है और मुझे लगता है ये 8वें नंबर पे है हमारा देश। ठीक है, इन 12 में से ना महा जैव विविधता वाले देशों में से यस हमारा देश जो है 8वें नंबर पे है। 1980 की रिपोर्ट के अनुसार हमारी पृथ्वी कुल मिलाकर 50 से 100 लाख तक पशुओं व वृक्षों की प्रजातियों का घर है, जिससे अब तक केवल 15 लाख की ही पहचान की गई है। सजीवों की संख्या में विश्व में भारत का स्थान 10वां है। हमारे देश में पौधों की लगभग 48,000 प्रजातियाँ, पशुओं की भी 82,000 प्रजातियाँ होने का अनुमान है। भारत में शुष्क क्षेत्र थार के मरुस्थल से लेकर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र विद्यमान है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, समुद्र तट है, दक्षिण का पठार है, घने वन है, हिमालय है, बहुत कुछ है भारत के पास। तो आप ये सारी चीज़ें लिख दें इसमें। उसके अलावा लोकल लेवल पर भी चीज़ें मिल सकती है। कंपोजिशनल एस्पेक्ट देख लीजिए इसमें क्या है, सृजनात्मक पक्ष क्या है। तो यह क्षेत्र विशेष में रहने वाले समुदायों के आनुवंशिक संरचना तथा प्रजातियों के आवास गृहों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्थानीय स्तर पर हमें जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी मिल रही है। उसके अलावा देखिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, इसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों, अब जो क्षेत्र पहले आ गया कंपोजिशनल एस्पेक्ट में आ गया, ठीक है, समुदाय आ गए, उसमें कुछ रहेंगे भी लोग, तो वो जो रहने वाले निवासी हैं और उनकी भौतिक विशेषताएं ये स्ट्रक्चरल में आ जाएंगी। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ ना कुछ जलवायु भी रहेगी, तो भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ कुछ ना कुछ डेवलप करेंगी, बारिश होगी या नहीं होगी या जो भी होगा। ठीक है, मरुस्थल होगा या क्या होगा, बर्फ़ पड़ेगी, तो वो सब कुछ और विकास की जो भी क्रियाएं वो करेंगे अपने लिए, वो फंक्शनल एस्पेक्ट में आ जाएगा। अब इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, तो विश्व में 12 ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर संसार की 60 से 70% जैव विविधता पाई जाती है और भारत भी इनमें से एक है, 8वें स्थान पर है। तो इन राष्ट्रों को क्या कहा जाता है, मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। तो भारत भी इनमें से एक है, आप याद रखिएगा। हालांकि इसमें 6ठा स्थान दे रखा है कि जैव विविधता में ये 6ठा स्थान रखता है भारत, लेकिन मैंने कहीं और पढ़ा था कि इंडिया जो है 8th नंबर पे है। तो इसको ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि जो सही आंसर है मैं ही डाल दूँगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 6ठा स्थान लिखा है बच्चों, आपके सामने है स्क्रीन पे, और मैंने कहीं ना कहीं इसको और भी पढ़ा था जहाँ 8th नंबर था। तो ये आप चेक कर लेंगे भाई, और मैं जो है इसको कमेंट में डाल दूंगा बेटा। तो लिखना है कि यह देश उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ पर जलवायु गर्म रहती है। भारत में पौधों व जीवों के क्रमशः क्या है 48,000 और 81,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए आगे बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वहाँ तो डेफिनेटली आएगा ही, लेकिन एक नंबर वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, HSSC, HPSC, ठीक है, इस प्रकार के SSC के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो जैसे एंडेमिज़म है, एंडेमिज़म का मतलब क्या है, स्थानीयता, यानी कि जो चीज़ उसी जगह पे मिलेगी जहाँ वो पैदा हुई है और कहीं पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो भारतीय स्तनधारियों की केवल 44 प्रजातियाँ ही भारत सीमाओं तक सीमित हैं। सरीसृपों की 187 प्रजातियाँ हैं और पक्षियों की 55 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो समृद्ध क्षेत्र ये रहे, उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है, उत्तर पश्चिमी व पूर्वी हिमालय है। तो एंडेमिज़म आपने ध्यान रखना है, मतलब क्या है, जो चीज़ें उसी जगह पे मिलती हैं जहाँ वो उग रही हैं वहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, और इसे ही बोलते हैं स्थानीयता। ठीक है, वेटलैंड है आर्द्र भूमि, तो वेट का मतलब गीला, यानी कि पानी वगैरह जहाँ पर होगा। तो भारत में आर्द्र क्षेत्र निवास स्थान वाले जीवों की अत्यधिक किस्में पाई जाती हैं। भारत में कुल आर्द्र क्षेत्र 5,82,86,000 हेक्टेयर या देश के कुल क्षेत्रफल का 18.47% भाग है। ठीक है, इसमें से 70% धान की कृषि में प्रयोग में लाया जाता है। भारत में कुल 1193 आर्द्र क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 39,04,500
43 हेक्टेयर है, रिकॉर्ड किए गए हैं। फिर वन के बारे में तो आप पढ़ लेंगे, लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैराइन जो एनवायरनमेंट है, यानी ओशन सीज वगैरह के बारे में, ठीक है, जहाँ पर 70% से अधिक जल वहीं पे मिलता है हमारा, ठीक है। तो भारत के तटीय इलाके मछली पकड़ने का बहुत समृद्ध स्थान है। भारत में समुद्रों में कुल वाणिज्यिक उत्पादन 1.4 से 1.6 मिलियन टन हो चुका है। मूंगे की चट्टानें केवल कुछ ही भागों में, जैसे कच्छ की खाड़ी एवं दक्षिणी तटीय भूभागों इत्यादि में पाई जाती हैं। समुद्री कछुए की 5 प्रजातियां भारतीय समुद्रों में पाई जाती हैं। प्रवाल भित्ती की 340 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स को भी ध्यान रखिएगा, और इसे ही मुझे लगता है प्रवाल भित्ती भी कहते हैं, आप चेक कीजिएगा, ठीक है। कोरल रीफ जो होता है ना, समंदर में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है बिगेस्ट, तो याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन आदमी की एक्टिविटीज़ की वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ओशन तक हमने पोल्यूशन कर दिया है। सीज़ जो हैं बड़े बड़े पोल्यूट कर दिए हैं हम लोगों ने, इंसान ने, हमारी गतिविधियों ने, हमारी इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है। प्लास्टिक तक वहाँ पहुँच चुकी है। वेल मछली मरी हुई मिलती है, पेट काट के देखते हैं तो उसमें से 1 टन के आसपास, या मतलब कुछ किलोग्राम्स में, अच्छे खासे किलोग्राम्स में प्लास्टिक मिल जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए इंसान जिम्मेवार है। वेल के पेट में प्लास्टिक के बैग क्यों मिल रहे हैं भाई? क्यों पहुँचे वो ओशन तक, सी तक क्यों पहुँचे? आदमी ने उसे पहुँचाया वहाँ तक, ठीक है। तो ये गड़बड़े हैं। आगे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हॉटस्पॉट जोन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए हॉटस्पॉट जोन क्या होती है? अति सक्रिय क्षेत्र, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इंसान जो है उसकी भूख शांत नहीं होती, वहाँ गड़बड़ियाँ कर सकता है वो, ठीक है। प्लांट्स को ख़त्म करने का काम, तोड़ के लाने का काम, या कोई जीव है जैसे राइनो या एलिफेंट है, इनका मैंने बताया था आपको, हाथी दांत के चक्कर में, राइनो के जो सींग है उसके चक्कर में इनको मार दिया जाता है। तो जहाँ भी जैव विविधता ज़्यादा होगी उसको क्या होगा, उसको खतरा भी हो सकता है, ठीक है। हमारी जैव विविधता को खतरा इंसान से हो सकता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और उससे खतरा भी है, उसी को हॉटस्पॉट कह दिया जाता है, और उसकी फिर हमें देख रेख करनी पड़ती है। कैसे करते हैं, क्या होता है, बताऊँगा अभी। तो जैव विविधता के अति सक्रिय क्षेत्र का विचार ये मेयर साहब को आया था भाई, 1988 में किया गया था, ठीक है। विश्व भर में जैव विविधता एक समान नहीं है, कुछ क्षेत्र संसार में ऐसे हैं जहाँ जैव विविधता के अनेकों प्रकार पाए जाते हैं। भारतवर्ष में विश्व की जैव विविधता 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि उनका भू क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर्यावरणीय स्थिरता ज़्यादा है वहाँ समृद्धि भी अधिक है। उष्णकटिबंधीय वनों का उदाहरण लें तो यह पता चलेगा कि यहाँ पर्याप्त प्रकाश व उचित तापमान होने के कारण पौधों व पशुओं का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ प्रकाश भी अच्छा खासा पहुँच रहा है और तापमान बढ़िया रहता है, इस वजह से पौधे और पशु अच्छे से विकास कर पाते हैं। यानी कि रोल प्ले करते हैं भाई जैव विविधता के ज़्यादा होने में। कौन? तापमान का ज़्यादा होना और प्रकाश का होना और वर्षा, जल के बिना भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। भूमंडलीय स्तर पर जैव विविधता वाले लगभग 25 अति सक्रिय क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र पशुओं व पौधों के जीवन के लिए, पृथ्वी के जीवन के लिए पृथ्वी के सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वनों के बाद पौधों की स्थानिक प्रजातियों के लिए दूसरे प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जाने जाते हैं। विश्व स्तर पर 25 अति सक्रिय जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से 2 भारत में पाए जाते हैं। ये 2 क्षेत्र हैं भारत बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट श्रीलंका क्षेत्र। 25 अति सक्रिय केंद्रों के नाम नीचे दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास जो आने हैं तो वो भारत से ही पूछेंगे आपको, लेकिन हाँ जो बच्चे एसएससी, एचएसएससी, एचपीएससी या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल ये आ सकते हैं। जैसे उत्तर मध्यवर्ती अमेरिका में 3 हैं, कैरोबियन है, मध्य अमेरिका है, फलों के पौधों वाला कैलिफोर्निया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कैरोबियन कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा उत्तर मध्यवर्ती अमेरिका में है, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका में 5 हैं, तो मध्य चिली है, चिली पूछ सकते हैं कहाँ है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय इंडेस माउंटेन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। ब्राज़ीलियन वन है, ब्राज़ील। अटलांटिक वन है,
चोकोडारेन वन है। तो ये कहाँ है, ऐसे पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में एसएससी के पेपर्स में। तो एग्ज़ाम्स के लिए आप एक एक नंबर वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। अफ्रीका में भी आपके सामने 5 है, मेडागास्कर है, ये पूछ लिया जाता है मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका में है। सक्यूलेंट कारू पूर्वी पर्वतीय एवं तटीय वन है। केप फ्लोरिस्टिक क्षेत्र है। गिनी के वन है, कहाँ है, अफ्रीका में है। यूरोप व मध्य एशिया में काकसिया है, प्रशांत महासागरीय बेसिन है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया है, वालासिया है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पोलोनेशिया, सुंडालैंड है, फिलीपींस हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में 2 अति सक्रिय क्षेत्र यानी कि हॉटस्पॉट हैं जो, ये तो आपको याद करना ही करना है, इनके बिना आपका गुजारा नहीं है। तो एक है पूर्वी हिमालय बच्चों, एक है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिनको बोलते हैं, और ईस्टर्न हिमालय, आपको ये याद रख लेने चाहिए। इसकी हद देखिए, पूर्वी हिमालय, इसकी हद भारत के उत्तर पूर्व से लेकर भूटान तक फैली हुई है। सिक्किम में अनेक गहरी व अर्ध एकांत घाटियाँ हैं जो कि स्थानिक प्रजातियों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह क्षेत्र विशेषतः अपने उन पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर समशीतोष्ण वन 1780 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इन क्षेत्रों में फूलों वाले पौधे में अधिक विविधता पाई जाती है। पूर्वी हिमालय का वनाच्छादित क्षेत्र इसके क्षेत्र का 1/3 है। पश्चिमी घाट पढ़ लेते हैं। यह घाट ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी किनारे के साथ चलने वाली उच्च भूमियों की श्रृंखला को कहते हैं, जो दक्षिणी मुंबई से दक्षिणी प्रायद्वीप के मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरात गुजरता है। इस क्षेत्र में जैव विविधता के 2 प्रमुख केंद्र हैं, अगस्थ्य मलाई पहाड़ एवं साइलेंट वैली और अगस्थ्य मलाई पहाड़। ठीक है, अगस्थ्य मलाई पहाड़ और साइलेंट वैली कहाँ है भाई, याद रखिएगा बच्चों, पश्चिमी घाट में है। ठीक है, तो आपने 2 हमारे हॉटस्पॉट जो है ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट याद रखना है। पश्चिमी घाट में अगस्थ्य मलाई पहाड़ एवं साइलेंट वैली है। हॉटस्पॉट जोन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, तालिका भारत में विलुप्त पशुओं की सूची। तो आदमी के इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी सारी प्रजातियां आज तक लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ आपके सामने हैं, आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पहाड़ी बटेर कब देखा गया अंतिम बार बेटा, 1868 में देखा गया। और कारण देखिए, शिकार कर देना इनका, है ना, स्थल हानि। जंगली उल्लू 1914 में ये अंतिम बार देखा गया। शिकार किया गया, स्थल हानि, यानी स्थल हानि होता है बेटा हैबिटेट लॉस। तो उल्लू का जो है हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, जहाँ वो रहता था उस जगह को ही ख़राब कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, आप सोचिए, आपका घर जो है तबाह कर दिया जाए और आपको फिर आपके पास कोई घर ना हो रहने के लिए, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कितने परेशान हो जाएंगे आप। तो आपको तो मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, फिर भी अब उल्लू को मोटिवेट करने कौन आएगा, कोई नहीं, दूसरा घर बन जाएगा या दूसरा भी आपने तबाह कर दिया भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए दिक्कतें, एक तो नेचुरली दिक्कतें हैं उनके लिए। ठीक है, उसका निदान वो नहीं कर पाते हैं इतना। जैसे आदमी तो चालाक है, इंटेलिजेंट है, कर लेता है, फिर भी ये बेचारे इतना कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा तो है नहीं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करके कुछ कर लेंगे, नहीं ना। तो इन्होंने जो कर रखा है, कम से कम उसको डिस्ट्रॉय ना करें, इतना तो बनता है, इतना तो हक इनका बनता है, और आदमी को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, गुलाबी सिर वाली बत्तख हुआ करती थी भाई, 1935 के बाद दिखी नहीं है। शिकार कर दिया, हैबिटेट लॉस हो गया। अब जो जोहड़ है उनको ख़त्म करते जाओगे तो बत्तख कहाँ जाएगी। एशियाई चीता ख़त्म कर दिया, चीता बाद में लाने पड़े हमें, पिछले साल की घटना है ना, लेकर आए थे, आपको याद होगा, मोदी जी बाहर के किसी देश से लेकर आए थे। तो शिकारी तेंदुआ भी ख़त्म कर दिया, 1940 में देखा गया था। आगे देखिए, आवासों का टूटना, ये मैंने बताया, हैबिटेट लॉस अभी अभी बातचीत की। नेचुरल हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे आप, वनों की कटाई कर देंगे तो दिक्कतें आएंगी भाई। जो पशु पक्षी वहाँ रहते थे वो कहाँ जाएंगे बेचारे। वहाँ से रेलवे लाइन पास कर दी फॉरेस्ट के अंदर से। फॉरेस्ट के अंदर से क्यों पास कर रहे हो आप, पैसा लगा के थोड़ा दूर से ले जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम फालतू लग जाएगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगा लेंगे भाई हम। ठीक है, आप फॉरेस्ट के अंदर से रेलवे लाइन ना ले करके जाएं।
वहाँ पर जो है बिजली की तारें ना बिछाएं। अब खंबे गिर गए बिजली के, उसको बंद ना प्रॉपर किया गया टाइम पे तो हाथी मारे जाते हैं, मैं ये न्यूज़ देख चुका हूँ। ठीक है ना, ये तो गड़बड़ है। रेलवे लाइन पास कर रहे हो, हाथी बेचारा एक मोटा जानवर है, आराम आराम से चलता है, तो ट्रेन आएगी तो वो मारा जाएगा। तारें गिर गई करंट की, करंट बंद नहीं किया, करंट से लग के पानी में करंट है, मान लो बारिश हो रही है तो मारे जाएंगे जीव। तो ये सारी गलतियां आदमी की हैं। फॉरेस्ट को तबाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इंसान खुद तबाह हो जाएगा। सोइल इरोजन, अब वन काट रहे हैं तो सोइल कहाँ रहेगी? ट्रीज़ नहीं होंगे तो, ट्रीज़ की जो जड़ें हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, नहीं होंगे तो सोइल इरोजन होएगा ही होएगा फिर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये आसान सी चीज़ें हैं, कर सकते हैं आप। ओवर ग्रेजिंग, अब इंसान जो हमारा किसान है भारत में गरीब है, घास का प्रबंध कर नहीं पाता अपने पशुओं के लिए, तो वो उनको बाहर छोड़ देता है। अब ओवर ग्रेजिंग होएगी तो दिक्कत आ जाएंगी, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी इतना हो गया, मेरे खुद के गांव तक, मैं सोचता था कभी गांव नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे गांव तक ही, मेरे घर के पास तक ही पहुंच गया है शहर। इतना प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ हो गया है शहरों की वजह से, तो हमारे गांव में इतना प्लास्टिक कभी नहीं था, ठीक है। और पोल्यूशन आगे है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ट्रैफिक मेरे गांव में नहीं थी, अब वो भी देखने को मिल रही है भाई, शहरीकरण होने जा रहा है तो क्या करें, ठीक है। असली भारत जो है गांव में ही बसता है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, और हम गांव में जाकर इस चीज़ को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हाँ, गांव बहुत बढ़िया चीज़ है, ट्रैफिक नहीं है, धूल मिट्टी ज़्यादा, चलो ठीक है, पहले ज़माने में थोड़ा उड़ा करती थी, और क्योंकि कच्ची सड़कें होती थी, लेकिन दुबड़ा वगैरह होता तो वो भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी शहरों जितना वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, डस्ट पार्टिकल ज़रूर थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन सड़कें बन गई अब तो वो भी नहीं है इतना खास, और फ्रेश एयर मिलती थी, सबसे बड़ी बात, खेलने के लिए जगह मिलती थी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आगे देखो नेचुरल कैलेमिटीज़, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई, ज्वालामुखी फट गया, कोई महामारी आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया। हालांकि ऐसे अर्थक्वेक या फिर ऐसी महामारी जैसे कोरोना जो आदमी की वजह से आ जाए, तो फिर उसमें फिर आदमी को सोचना चाहिए कि भाई मेरी गलती है, आदमी की गलती है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज़, यानी कुछ बाहर से स्पीसीज़ आ गई, जैसे आप पहले नंबर पे देख रहे हैं कांग्रेस घास, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। अब ये घास जो है अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में मिलता था, तो भारत पहले जब गरीब था तो गेहूं बाहर से मंगवाया करता था, उस गेहूं के साथ ये अब यहाँ आ गया, और अब ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, कांग्रेस घास, ठीक है। अब ये उगता ही रहता है खेतों में इधर उधर। आगे देखिए, ये लांटाना नाम का एक पौधा है भाई, सजावट के चक्कर में लाए थे, अब ये इतना फैल गया कि कई दूसरी प्रजातियों के लिए दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है, वो ख़त्म कर दी हैं। आगे देखिए, पेरीप्लांटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच है अमेरिका का, उसका नाम है ये। अब भारत वाले कॉकरोच के लिए इसने दिक्कतें खड़ी कर दी हैं, ठीक है, उसका समापन कर दिया भाई, उसका नाम है ब्लैटा ओरिएंटलिस, के समापन का कारण बन गया है, ये बन रहा है, ठीक है। और देखिए ओवर हंटिंग, अब बहुत ज़्यादा हंटिंग करेंगे बिना मतलब के तो दिक्कतें आएंगी। ये देखिए, भारत का सबसे तेज स्तनधारी चीते का समापन हो गया भाई इस चक्कर में, अत्यधिक शिकार से। ये मॉरिशस में एक डोडो पक्षी मिलता था, पंख बड़े सुंदर थे इसलिए इसको शिकार करते थे, और डरता नहीं था, ये चक्कर ये था कि डरता नहीं था। आदमी इसके पास जाके इसको मार देगा तो ये डर नहीं रहा था, तो मर जाता था। आदमी के पास आते देख कर ही इसको उड़ जाना चाहिए था, जैसे बाकी के पक्षी करते हैं, आदमी पास जाता है तो वो उड़ जाते हैं, ये नहीं उड़ता था, तो एट लास्ट से ख़त्म ही हो गया। तो राजा वगैरह इसको मारते थे, तब हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, सुंदर पंखों के चक्कर में करते थे, और कुछ वैसे भी हंटिंग में उनको मज़ा आता था। आगे देखिए, मछलियाँ, समुद्री कछुए, समुद्री गायें, व्हेल, इनकी कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं। आगे देखिए, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज़, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ खतरे वाली स्पीसीज जो खतरे में है, तो इनका जो डाटा है ना वो रेड डाटा बुक में आता है, ठीक है। यह जो एंडेमिक स्पीसीज़ है वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना, हमने एंडेमिक स्पीसीज़ ऑफ इंडिया देख लें। ये एक विशिष्ट पर्यावरण में ही उपलब्ध होती हैं, ये प्रजातियाँ पृथ्वी के एक विशिष्ट भूभाग में पाई जाती हैं, जैसे एक देश विशेष द्वीप या पर्वतीय भाग,
इन प्रजातियों में विविधता की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि एक ही जगह मिल रही है। भारतवर्ष में स्वस्थान संरक्षित प्रजातियों के फूल देने वाले पौधे अधिक पश्चिमी घाटी, उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों एवं अंडमान निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में फूलदार पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियों में से लगभग 1/3 यानी 15,000 के आसपास इन सब स्थान संरक्षित प्रजातियों की है, और उनमें आप ढाक, शीशम वगैरह आप याद रख सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है चिंताजनक स्तर पर जो कम हो चुकी हैं, बहुत कम रह गई हैं, मतलब खतरे में है बहुत ज़्यादा। और अगर हमने कुछ ना किया तो आप मान के चलें ये भी समाप्त हो जाएंगी। तो रेड डाटा बुक रेड इसलिए है क्योंकि रेड का मतलब खतरा होता है। आप पता है, आप ट्रेन रोक सकते हैं ना, अगर आप रेड कलर का कपड़ा दिखाएं तो ट्रेन समझ जाएगा, ट्रेन का ड्राइवर खतरा है, रुक जाएगा वो। तो रेड का मतलब खतरा ही है सामने, तो इनको खतरा है भाई आने वाले समय में, ठीक है। प्रकृति एवं प्राकृतिक स्रोतों हेतु बना अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के मुर्गिस्तान पर स्थित है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ऐसी प्रजातियों की एक सूची तैयार की जिसे लाल सूची तालिका रेड डाटा बुक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसका विचार सर पीटर स्कॉट की देन है 1960 में। तो आगे नीचे दे भी रखी हैं। सरीसृप की 30 हैं, उभयचर की 6 हैं, मोलस्क 2 हैं, पक्षी 75 हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। गूम ब्रिज 1993 के अनुसार भारत में विश्व की कुल संकटग्रस्त प्रजातियों का लगभग 3% पाया जाता है। भारत का स्थान संकटग्रस्त स्तनधारियों की संख्या के हिसाब से दूसरा एवं संकटग्रस्त पक्षियों के हिसाब से छठा है। ऊपर संकटग्रस्त प्रजातियों की तालिका दर्शाई गई है। संकटग्रस्त पशुओं की लाल सूची के अनुसार पशुओं की 18 प्रजातियां अत्यधिक संकटग्रस्त हैं, खत्म हो सकती हैं भाई जल्दी ही। 143 संकटग्रस्त होने की दहलीज पर खड़ी हैं। 99 प्रजातियां कम संकटपूर्ण परंतु संकटग्रस्त होने की आशंका से ग्रस्त हैं। भारत में स्थिति के आधार पर संकटग्रस्त पशु प्रजातियां आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। फिर भारत में स्थिति के आधार पर संकटग्रस्त पादप प्रजातियां यानी कि जो हमारे पौधे हैं वो हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। विलुप्त कितने हो गए, जंगलों में विलुप्त कितने हैं, अत्यधिक संकटग्रस्त कितने हैं, संकटग्रस्त कितने हैं, इनको खतरा हो सकता है। संरक्षण आधारित कम जोखिम लगभग संकटग्रस्त, आंकड़े उपलब्ध नहीं होना, वो भी हैं, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज आ गई हैं, स्थानिक प्रजातियां जो उसी स्थान पर मिलती हैं, ठीक है। वे होती हैं जो स्थान विशेष में ही पाई जाती हैं, दूसरे देश, पर्वत श्रेणी या द्वीप तक इनका फैलाव नहीं होता है। कुछ लक्षण पाए जाते हैं इनके जो इस प्रकार हैं भाई। बहुत कम होने के कारण इन प्रजातियों में विविधता बहुत कम है, एक ही जगह पे मिल रही है, बाकी नहीं मिल रही, तो एंडेमिक है। ये एक स्थान विशेष में ही पाई जाती हैं, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी है, जलवायु है, वो दूसरे स्थान पर मिल नहीं पा रही, तो यह दूसरे स्थान पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो स्थान विशेष में ही मिलती हैं। जीन्स के आदान प्रदान के अभाव के कारण भी उत्पन्न होती हैं ये, ठीक है। ये प्रजातियाँ एक क्षेत्र विशेष में होने के कारण मात्र उस क्षेत्र के पर्यावरण से ही अनुकूलन स्थापित कर सकती है। मैंने बताया आपको, भारत में स्थानिकता बहुत अधिक है। भारतीय वनस्पतियों का लगभग 1/3 भाग स्थानिक है और मुख्यतः उत्तर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केंद्रित है। स्थानिक पादप प्रजातियां ये रही, एंजियोस्पर्म है, हाँ, टेरिडोफाइटा है, ठीक है, कम है टेरिडोफाइटा, तो कुल 5337 हो गया। फिर देखिए पशु प्रजातियां कितनी हैं स्थानिक जो यहीं पे मिलती हैं। पक्षी हैं 70 के करीब, कीट हैं 16,214, ठीक है। ज़मीन स्वच्छ जल 90 है, ज़मीन 870। ये इन्होंने क्या लिखा है, घोंगे बोला है ना, घोंगे जो हैं स्वच्छ जल में मिलने वाले 90 हैं और ज़मीन पर मिलने वाले 870 हैं, इस प्रकार से इन्होंने बताया है। तो जैव विविधता पर मानव सहित सभी जीव जंतु, वनस्पति तथा हमारी पृथ्वी का भविष्य निर्भर है, परंतु पिछली 3 शताब्दियों से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है इंसान ने, मैंने आपको बता दिया है। तो इसी वजह से आज हमें झेलना पड़ रहा है और आगे जाके हम और भी झेलेंगे। हमारी जो आगे संतानें हैं, हमारे जो वंश हैं, वो जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो हमें पक्का कोसेंगे, ठीक है। तो जैव विविधता संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, का संरक्षण तथा संवर्धन, आवश्यक परितंत्रीय प्रक्रियाओं एवं जीवन सहायक व्यवस्था को बनाए रखना,
पारितंत्रों की उत्पादकता एवं प्रजातियों के स्थायी उपयोग को निश्चित करना। जैव विविधता के संरक्षण के 2 उद्देश्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सीटू यानी कि उसी जगह पे कर लिया काम बचाने का, और एक्स सीटू कंजर्वेशन हमने बचाना है बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन कहीं और ले जाकर। एक्स का मतलब बाहर ले जाकर के, इनका मतलब वहीं। तो देखिए इन सीटू में क्या आ जाएंगे, वन्य जीव अभयारण्य आ जाएंगे बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी। इसके बारे में अभी मैंने एक किताब से और फोटो खींची है ताकि आपको समझ में आ जाए बड़ी आसानी से। ठीक है, तो भारत में 493 जीव अभयारण्य स्थल हैं जो करीब 1,07,310 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैले हुए हैं, घेरे हुए हैं उनको। ठीक है, नीचे बहुत सारे आपको अभयारण्य दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। हरियाणा में भी है एक सुल्तानपुर झील पक्षी विहार है हरियाणा गुड़गांव में, और यहाँ पर कौन से हैं, क्या मिलता है यहाँ पर, प्रवासी पक्षी मिलते हैं, सारस मिलता है। ठीक है, अब पंजाब में भी है, देखिए वीर मोती बाग अभयारण्य स्थल है, तो ये पंजाब के पटियाला में है, यहाँ नीलगाय मिलती है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील तो सभी ने देखी होगी अभी तक, उम्मीद करता हूँ। शिकारी देवी जो है वो हिमाचल के मंडी में है। तो आगे बढ़ते हैं इन सीटू में ही। अब अगला हमारा इन सीटू ही चल रहा है। इन सीटू में वन्य जीव अभयारण्य देख लिया हमने, फिर है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क में आप एक्टिविटी नहीं कर सकते कोई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ एक्टिविटी हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं हो सकती है। यहाँ पर फ्लोरा और फोना, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर ध्यान दिया जाता है, दोनों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में केवल वन्य जीव जो है हमारे, उन पर ध्यान दिया जाता है, उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने है बेटा। काजीरंगा सभी जानते होंगे, असम में है। बांदीपुर वाला याद कर लो, कर्नाटक में है। कार्बेट उत्तरांचल में है। तो इस प्रकार से 3-4 आप याद जरूर रखें, पढ़ सभी को लें। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो इसको यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका प्रतिपादन हुआ था। तो इसके उद्देश्य 4 हैं, शोध करो, रिसर्च करो, एजुकेशन शिक्षा, संरक्षण, स्थानीय लोगों का सहयोग लो, और बचाने की कोशिश करो प्लांट्स एंड एनिमल्स को और हमारे बायोडाइवर्सिटी को। तो ये 13 बोल रखा है इन्होंने, 13 हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये 14 हैं। ठीक है, तो आप 14 लिख दीजिएगा बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद देखिए ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है, और इसकी जो डोनेशन है उसका मैं अभी आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, ये रहा बच्चों, बायोस्फीयर का एक डोनेशन जोन दिखा रखी है कि अंदर वाली कोर एरिया है, फिर बीच में बफर जोन दिखाई दे रहा है आपको लाइंस वाला, फिर ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में कुछ आपको झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है, यानी कि ह्यूमन यहाँ रह सकता है, ट्रांजिशन जोन में रह सकता है। तो इस प्रकार का होता है एक टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर। तो ये आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप ये बनाते हैं। और फिर एडवांटेजेस हैं इन सीटू कंजर्वेशन के भाई। ठीक है, यह जैव संरक्षण का सबसे सस्ता एवं सरल साधन है। अंतःस्थल संरक्षण प्रणाली में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी संरक्षित हो जाती हैं। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, संरक्षण में पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, तो वो केवल हमें जो भूभाग जो चाहिए इसके लिए, वो केवल इसके लिए रह जाएगा। ठीक है, इतने बड़े भूभाग की निगरानी करना फिर मुश्किल काम तो है ही भाई, कोई घुस जाए, कोई गड़बड़ कर जाए। बचाने के लिए बनाया है, लेकिन कोई आदमी गड़बड़ कर जाए कुछ, है ना, तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक्स-सीटू में क्या मैंने बताया था आपको कि एक्स मतलब बाहर ले जाके कुछ करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो देखिए बाहर कैसे, सीड बैंक बना लो। जैसे कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में सीड बैंक्स हैं, भारत में भी होंगे बिल्कुल। ठीक है, मतलब सभी कंट्रीज़ में सीड बैंक हैं, और कोशिश ये करते हैं भाई कि जो सीड्स हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाए। ठीक है, मतलब मान लो कि कल ऐसा हो जाए कि पूरे विश्व से सारे ट्रीज़ ख़त्म हो जाए हैं और आदमी बचा हुआ है, तो कोशिश रहेगी ना हमारी कि जल्द से जल्द भाई सीड्स को बोया जाए, प्लांट्स को दोबारा से उत्पन्न किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो फिर ख़त्म ही हो जाएगी। तो सीड्स हमारे पास हैं, बाय चांस ऐसा कुछ हुआ अगर, तो सीड्स को संरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है, और देखिए टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर साइंस के बच्चे तो अच्छे से समझते हैं, खासकर मेडिकल वाले। ठीक है, लैब में कर भी लेते हैं हम।
तो यह एक अति आधुनिक तकनीक है जिससे हम विलुप्त पेड़ पौधों व प्राणियों की कोशिकाओं और उसको ऊतकों को, टिश्यूज़ को पूर्ण जीव में विकसित कर सकते हैं। इसमें हम उन पेड़ पौधों को भी संरक्षित कर सकते हैं जो प्रकृति में दुर्लभ हो गए हैं। मान लो कोई हमें पता है कि ये पौधा बड़ा कम रह गया है भाई, तो हम उसका टिश्यू कल्चर रख लेंगे, ठीक है, उसके टिश्यूज़ को, उसके सेल्स को बचा के रख लेंगे और वो जीवित रहेंगे हमारे पास। बाय चांस वो ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा उगा सकते हैं। बोटैनिकल गार्डन सब तो हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी हम बोटैनिकल गार्डन बनाने लग गए हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पे भी सरकार बना रही है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे पौधों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। जीन बैंक्स हैं, ठीक है, NBPGR, राष्ट्रीय पौधा जीन संसाधन ब्यूरो, इसके माध्यम से ये काम किया जाता है। फसली पौधों के वन्य संबंधियों के जीन रूपी संसाधनों को संग्रहित करना एवं देखभाल करने का काम राष्ट्रीय पौधा जीन संसाधन ब्यूरो के माध्यम से किया जाता है। ये जीन्स को संभाल के रख लेगा भाई, ठीक है, और जीन्स अगर संभले हुए हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इनको संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ख़त्म होता है तो उसमें हम स्टेप्स उठा सकते हैं। तो बीज रिपोजिटरी हैं एवं हज़ार कर रहे हो क्या है देख लेते हैं। NBPGR के राष्ट्रीय जीन बैंक में 1,00,000, देखिए 1,45,000, ये करनाल में भी है, GT रोड पे मेरे ख्याल से इसका एक ब्रांच है वहाँ पर NBPGR का, ठीक है, मैंने बाहर से ही देखा है। राष्ट्रीय जीन बैंक में 1,45,000 तरह के बीज रिपोजिटरी हैं एवं 1,000 क्रयों संरक्षित हैं। प्राणी उद्यान 200, संसार में लगभग 800 प्राणी उद्यान हैं जिनमें 3,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां उपलब्ध हैं। इनमें से कई प्रजातियों के प्रजनन का भी प्रबंध है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ से आप जो इंग्लिश में लिखे हैं बस ये आप याद कर लें, चाहे जैव प्रौद्योगिकी याद रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब 4-5 आप याद रख लें। टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, जीन बैंक, बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसके अलावा मैंने कुछ दूसरी बुक से आसान करने के लिए ये फ़ोटोज़ ली थी। देखिए कि नेशनल पार्क मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फोना, भाई पशुओं को भी बचाना है इसमें और पौधों को भी बचाना है, संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है। सेंचुरी में केवल फोना यानी केवल एनिमल्स पे ध्यान देना है। और देखिए नेशनल पार्क में दूसरा पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ लैंड यहाँ पर नहीं हो सकते, आप खेती नहीं कर सकते। सेंचुरी में परमिटेड है, कर सकते हैं। नेशनल पार्क में ग्रेजिंग नहीं है, ग्रेजिंग कर सकते हैं, आप पशुओं को चरा सकते हैं। नेशनल पार्क में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्वेस्टेड, सेंचुरी में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट से तोड़ के फल फूल आप ला सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप नेशनल पार्क में नहीं है, सेंचुरी में मिल जाएगी। बाउंड्री यहाँ वेल डिमार्केटेड होती है नेशनल पार्क में, यहाँ वेल डिमार्केटेड सेंचुरी में नहीं होती है। आगे ये मैंने आपको दिखा दिया था बच्चों, एक रह गया और इन सीटू एक्स सीटू, वैसे तो बता दिया मैंने को, फिर भी आप इन सीटू एक्स सीटू देख लीजिए। पहला पॉइंट है इन सीटू में, इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इन सीटू यानी वहीं पर, यानी कि उनका नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ जंगल में रह रहे हैं वहीं पे बचा लो इनको, ठीक है। और एक्स सीटू में क्या करेंगे बेटा, उनको बाहर ले जाएंगे कहीं, जो आपको सीड बैंक वगैरह ये दिखाए थे अभी। फिर देखिए द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स, उनको प्रेडेटर से बचाया जाता है और यहाँ पे सभी फैक्टर से बचाया जाता है। एक्स2 में द डिप्लीटिंग रिसोर्सेज आर ऑगमेंटेड, रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उनको दोबारा से लेकर के आएंगे ताकि स्पीसीज़ को कोई दिक्कत ना हो। और एक्स2 में क्या है, दे आर केप्ट अंडर ह्यूमन सुपरविजन एंड प्रोवाइडेड ऑल द एसेंशियल्स, ह्यूमन सप्लाई करता रहेगा। और द पॉपुलेशन रिकवर्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट, कहाँ पर, इन सिटू में, क्योंकि उनका वही स्थान है जहाँ पे वो थे। और एक्स सिटू में हम बाहर लेकर गए हैं किसी प्रकार से, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन कैप्टिव ब्रीडिंग आर रिलीज्ड इन नेचुरल हैबिटेट फॉर एक्लिमेटाइजेशन, मतलब यहाँ पे हमने लैब में उसको बना लिया, प्लांट को, पौधे को, बाद में उसको लगा दिया जो कि ख़त्म होने के कगार पे था, ठीक है। हमने उसके सीड को रोक बचाया हुआ था, वहाँ से हमने पौधा बना लिया, डेवलप कर लिया। तो यहाँ पर मेरा ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा था, यहाँ पर ये ख़त्म होता है बेटा। तो ये कुछ प्रश्न भी है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बड़ी होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लास्ट तक 60 मिनट्स होने को हैं, सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।